सबक आमोज कहानी मेंढकों का देश। पुराने वक्तों की बात है। सुमलैंड नाम के एक छोटे से मुल्क में एक नौजवान बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अभी कम उम्र और ना तजुर्बेकार था। वैसे तो इस देश के लोग बहुत मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आजकल वहाँ के बासी एक चीज से बहुत तंग थे और वो थे मेंढक। किस्सा कुछ यूं है कि मुल्क में कुछ सालों से बारिश कम होने लगी थी। तालाब सूख गए थे, तो कुछ लोगों ने सूखे तालाबों के नजदीक और कुछ ने तालाबों की जमीन पर ही मकानात तामीर कर दिए थे। पिछले चंद माह से उनके देश में मेंढकों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। हर तरफ बस मेंढक ही मेंढक नजर आते थे, जो दिन भर यहाँ वहाँ उछलते रहते थे और रात होते ही टर टर करने लगते थे। मेंढकों की वजह से उनके मुल्क का नाम ही मेंढकों का देश पड़ गया था और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वैसे तो मेंढक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन उनकी हर जगह मौजूदगी और रात भर टर टर की आवाजें लोगों को एक आंख ना भाती थी। इन्हीं दिनों में उनके पास एक सौदागर आया। वहां के लोगों ने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की और अच्छे अखलाक से पेश आए। लोगों से बातचीत करने पर सौदागर ने अंदाजा लगाया कि वहां हर कोई मेंढक की शिकायत करता नजर आता था और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि वो इस सिलसिले में अनकरीब बादशाह से बात करेंगे। चंद दिनों बाद दो बंदे बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और मेंढकों वाला मसला बताया। बादशाह ने उनकी बात सुनी और यकीन दिलाया कि वो इनका मसला जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेगा। अगले दिन सौदागर भी बादशाह से मुलाकात के लिए गया। बातों बातों में मेंढकों का भी जिक्र हुआ। सौदागर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपसे ये सारे मेंढक खरीदने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सौदागर की पेशकश बखुशी कबूल कर ली, लेकिन साथ ही सौदागर से मेंढक खरीदने की वजह भी पूछी। सौदागर ने कहा, बादशाह सलामत, इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस मैं यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के बदले उनकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से निकलकर पड़ोस वाले मुमालिक जाऊँगा। चूँकि मैं अक्सर सफ़र में ही रहता हूँ, तो रास्ते में कहीं मुनासिब जगह पर इन मेंढकों को छोड़ दूंगा। बादशाह को उसकी बात मुनासिब लगी। इसी दिन बादशाह ने वजीर को बुलाकर रियासत में ये ऐलान करने को कहा कि जो भी मेंढकों को पकड़कर महल लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। बादशाह के ऐलान के बाद अगले दिन से ही मेंढकों को पकड़कर बोरियों में बांधकर महल में पहुंचाया जाने लगा। इनाम का सुनकर लोग दिन रात मेंढकों को पकड़ने लगे। जल्द ही तकरीबन सारे मेंढक पकड़े गए। लोग खुश थे कि एक तो मेंढकों से जान छुट रही थी, दूसरा इनाम भी मिल रहा था। सौदागर बादशाह को रकम अदा करके मेंढकों को अपने साथ ले गया। बादशाह ने सौदागर को अलविदा कहा। मेंढकों से छुटकारा मिलने पर बादशाह और वहां की रियाया ने खुशियां मनाई और ये जश्न कई दिनों तक जारी रहा। कुछ ही दिनों बाद मानसून के मौसम का आगाज हुआ और इस बार बारिशें बहुत ज्यादा हुई। जो तालाब सूख गए थे वो भर गए। सब लोग खुश थे कि इतने सालों बाद उनके तालाब भर गए थे। हर तरफ हरियाली हो गई थी। बारिश के बाद जगह जगह पानी ठहरा था, तो थोड़े ही दिनों में उस पानी में मच्छर और मक्खियां पैदा होने लगे। इन मच्छर और मक्खियों ने लोगों का जीना दोभर कर दिया था। बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे। मच्छरों के काटने से मलेरिया और मक्खियों की वजह से मुख्तलिफ पेट की बीमारियां फैलने लगी और वबाई शक्ल इख्तियार कर गईं। लोग आपस में बातें करते कि ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। इस बात का जिक्र इन लोगों ने वहाँ के एक बुजुर्ग से भी किया। बुजुर्ग बहुत दाना थे। दरअसल बुजुर्ग कुछ अरसे से बीमार थे और घर में ही थे। मेंढक बेचने वाली बात से बेखबर थे। अगले दिन बुजुर्ग बादशाह के दरबार में पहुंचे और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास बहुत खास मकसद से आया हूँ। बादशाह पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनने लगा। बुजुर्ग बोले, हुजूर, आपने गौर किया है कि पहले कभी भी हमारे देश में ऐसी वबा नहीं फैली? बादशाह बोले, आप ठीक फरमा रहे हैं, जाने कहां से इस बार ये वबा फैल रही है। बुजुर्ग बोले, हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई है।
اس بار بیماری پھیلنے کی وجہ اس ننھی مخلوق کا ہمارے آس پاس نہ ہونا ہے۔ جی، میرا اشارہ مینڈکوں کی طرف ہے۔ جب تک ہمارے دیش میں مینڈک تھے، یہ مچھر اور مکھیوں کو کھا لیتے تھے۔ اب جب کہ تقریباً سارے مینڈک ہمارے دیش سے چلے گئے ہیں تو مچھر اور مکھیاں بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، جی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن مینڈکوں کی ٹرٹر کی آوازیں اور کثرت سے بھی تو میری رعایا ناخوش تھی۔ مینڈک لوگوں کے گھروں میں اور گھروں کے آس پاس ہر وقت موجود ہوتے تھے، جو انہیں اچھے نہیں لگتے تھے۔ بزرگ بولے، حضور وہ بیچارے تو اپنی جگہ پر ہی ہوتے تھے، بلکہ ہم ان کے تالابوں کی زمین پر آباد ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ بارش کم ہوئی تو ہم نے ان کے تالابوں کی جگہ اپنی آبادیاں بسا لیں۔ وہ تو ہمیشہ سے وہیں تھے، لیکن ہم اب وہاں آباد ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو بزرگ کی بات سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے بزرگ کا بہت شکریہ ادا کیا اور انعام سے نوازا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ مناسب جگہ دیکھ کر جلد سے جلد چھوٹے بڑے تالاب بنا دیے جائیں۔ ملک کے باہر سے جا کر مینڈکوں کو لایا جائے اور انہیں ان تالابوں میں چھوڑا جائے۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم اپنے دوست ٹیپو کو بتایا۔ وہ مینڈک لانے پر راضی ہو گیا اور صبح ہوتے ہی وہ مینڈکوں کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا۔ چھوٹے بڑے تالاب بنانے کا کام فوراً شروع کر دیا گیا۔ برسات کے بعد کچھ سوکھے تالاب تو ویسے ہی پانی سے بھر گئے تھے۔ ٹیپو اپنے سفر کے دوران ایک نیک بندے سے ملا، جس نے اس کو بتایا کہ چند مہینے پہلے ایک سوداگر مینڈکوں کو کس تالاب میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو مدد کے لیے ٹیپو کے ساتھ روانہ کیا۔ زیادہ سے زیادہ مینڈک جمع کر کے اپنے دیش واپس آ گیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق مینڈکوں کو چھوٹے بڑے تالابوں میں چھوڑا گیا۔ جلد ہی مینڈکوں نے مچھر اور مکھیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ بیماریاں کم ہونے لگیں تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ سوم لینڈ کے لوگوں نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ اب انہیں مینڈکوں کی موجودگی اور ان کا رات کو ٹرٹر کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ ختم شد۔ پلیز ہمارے چینل سم کڈز کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دینا۔ بائے بائے۔